बाबा साहब जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो बात की थी उन्होंने, यहीं पे आके स्थिर होती है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि असली प्रतिनिधि जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो निष्ठा है, उनकी निष्ठा पे मैं शंका नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय के साथ पता चली जाएगा। लेकिन फिर भी असली प्रतिनिधित्व तो वही है जो हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और वो अगर मेरा संगठन हमारी उसका विरोध करे कि नहीं आप इस बात को नहीं रख सकते हो, तो फिर उस संगठन में मेरा रहने का कोई मीनिंग नहीं है। मेरे साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बातें करेंगे कोरोना काल के बाद जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद कार्यक्रमों की भूमिकाएं शुरू हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं गति थमी थी। ऐसा लग रहा था कि अम्बेडकरी मिशन और बुद्ध मिशन में कुछ कमी या कुछ गति जो उसकी थमी है। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं और खासकर 22 प्रतिज्ञाओं वाला मामला मीडिया ने जो उसको पूरे देश के अंदर उछाला है, वो मीडिया जो 75 सालों में इस दलित शोषित पिछड़े समाज की आवाज़ को नहीं उठाती है, अचानक ऐसा क्या हो गया 22 प्रतिज्ञा उस मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंच गई। क्या ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा, पॉजिटिव में रहा? इन सब मुद्दों पर हम इन पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं सीधा कविंदर सिंह जी की तरफ। एनजीसी में सरकारी कर्मचारी के पद पर वो तैनात हैं, पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आप इस समय सामाजिक कार्यक्रम की भूमिका में, यहाँ पर मुख्य अतिथि की भूमिका में हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से सामाजिक जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक मतभेद रहता है कि कर्मचारी लोग कहीं डरते हैं, जैसे बामसेफ हुआ या और दूसरे संगठन हुए, राजनीति की तरफ नहीं करते हैं या मुखर रूप से अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? जय भीम नमो बुद्धाय। नहीं, बात अगर आप संविधान के दायरे में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। और संगठन के माध्यम से वो जिस समाज में बिलोंग करता है, जिस देश को बिलोंग करता है, उसकी संपन्नता करने के लिए, उसकी संपन्नता बढ़ाने के लिए जो संभव प्रयास हैं वो करने चाहिए। एक मंत्री की कुर्सी चली गई सर संवैधानिक बात करने पर। नहीं, मुझे तो उसमें डाउट है कि वो मंत्री की कुर्सी उन्होंने अपने रिजाइन से दी या कोई प्लान था। वो तो सही बात तो राजेंद्र पाल जी ही बता पाएंगे। लेकिन अगर उसको कुछ क्रॉनिकली एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि उसी पार्टी के अन्य नेता मंत्री अभी भी बने हुए हैं, जबकि उन पर उनसे ज़्यादा खतरनाक एलिगेशन लगे हुए हैं। तो अब ये तो सही बात तो वही बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन रेजिग्नेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ देने की ज़रूरत नहीं थी मंत्री पद से। और अगर रेजिग्नेशन दिया ही है तो एब्सोल्युटली पूरा पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दें। और जिस पार्टी ने अगर मांगा है तो पार्टी को लिख के दे दे भाई हम क्यों रिजाइन करें। और पार्टी फिर भी मांगती है तो यू रिजाइन फ्रॉम पार्टी। पार्टी में तो वो बने हुए हैं, पार्टी के मुखिया की तो बुराई नहीं कर रहे हैं। तो पार्टी देखिए, यही अब यही बात तो है प्रतिनिधित्व की। जो बाबा साहब जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो बात की थी उन्होंने, यहीं पे आके स्थिर होती है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि असली प्रतिनिधि जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो निष्ठा है, उनकी निष्ठा पे मैं शंका नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय के साथ पता चली जाएगा। लेकिन फिर भी असली प्रतिनिधित्व तो वही है जो हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और वो अगर मेरा संगठन हमारी उसका विरोध करे कि नहीं आप इस बात को नहीं रख सकते हो, तो फिर उस संगठन में मेरा रहने का कोई मीनिंग नहीं है। भैया किसी के साथ हम तब जुड़े हैं जब हमारे विचार और आपके विचार मैच हो रहे हों और पूरी तरह संवैधानिक हों। ऐसा नहीं, विचार का मतलब ये भी नहीं कि संवैधानिक विचार हो, विचार संवैधानिक हो। और विचार के लिए अगर कोई कुठारघात करता है या उसमें कोई रेजिग्नेशन मांगता है तो मुझे नहीं लगता उसमें जुड़ा रहना चाहिए। सर यहाँ तो 22 प्रतिज्ञा ली, उनका रेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद उनकी मुखिया जो उनकी पार्टी के मुखिया हैं वो लक्ष्मी गणेश को नोटों पर लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो स्वयं ही पार्टी को छोड़ दे। अब यही तो बात उनको सोचना चाहिए कि जब आप डिमांड किस चीज़ की कर रहे हो, आपकी पार्टी किस चीज़ की डिमांड कर रही है, और आपको जो एक संवैधानिक चीज़ है वो बात बोलने पर अगर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है तो मुझे तो लगता है कि उनको पार्टी से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सामाजिक आंदोलन करना चाहिए। और साथ देंगे लोग, कितने लोग, मैं तो जो मीडिया खबरों के अनुसार जो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या उसमें देख रहे हैं, उनके साथ कितने लोग खड़े हुए हैं।
मुझे लगता है जब वो विधायक के मंत्री थे उस समय इतने लोग साथ में नहीं थे, उससे कई ज़्यादा गुना लोग अब उनके साथ में खड़े। बाबा साहब का, हाँ ये है कि बाबा साहब को इनकेस नहीं करना चाहिए। जो बाबा साहब को इनकेस करते हैं उनके नाम से, यही बदलाव की बहुत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को निष्ठावान, बाबा साहब ने जो नेतृत्व की बात कही है उसमें उन्होंने निष्ठावान, स्वतंत्र और ईमानदार शब्द का इस्तेमाल किया है। तो स्वतंत्र वो व्यक्ति है जो अपनी जो सही बात है वो हमेशा कह सके, जो संवैधानिक बात है उसको कह सके। अगर वो बात नहीं कह पाता तो स्वतंत्र है ही नहीं, और जब स्वतंत्र नहीं है तो वो स्वतंत्र न्याय दे ही नहीं सकता है। सर एक समस्या बड़ी आती है निकल कर, मुझे लगता है कि आपके विचार उसके ऊपर बड़े सारगर्भित होंगे। जब हम कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में या कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ पर हम, क्योंकि समाज इकट्ठा होता है और जब 500,000 आदमी इकट्ठा है तो राजनीतिक नेतृत्व की बात भी होती है। हम सवाल पूछते हैं कि सर चुनाव आ रहा है, उसकी क्या तैयारी है, या अभी आप विफल हो गए, आगे किस तरीके से सफल हो पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा जब तक आप हुक्मरान नहीं बनेंगे तो आपके अधिकार आपको नहीं बचेंगे। अब ऐसे में कार्यक्रम आयोजक हमसे कहते हैं कि राजनीति की बात हमसे मत करो, राजनीतिक सवाल हमसे मत पूछो। ये सर बड़ी समस्या यूट्यूबर्स के साथ में आ रही है। देखिए ये भी एक संवैधानिक मामला है कि कर्मचारी अधिकारी कोई भी कर्मचारी अधिकारी से इतर जो सामाजिक कार्य करता है, हाँ उनको अधिकार है, उनको तो चुनना चाहिए जिनको, जो उनकी विचारधारा का समर्थक हो। ये कोई भी चीज़ तब मजबूत होती है जब उसका नेतृत्व किस विचारधारा का है, और इसी पर डिसीजन ले लेना चाहिए। अभी सरकारी कर्मचारी तो कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे होते हैं, तो उनको तो सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, जो सरकार रूल देगी वो उनको इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। इसलिए कर्मचारी अधिकारियों से तो ये प्रश्न बनता भी नहीं है। जो इतर हैं उनको अपना डिसीजन लेना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई पार्टियों ने शासन किया है, सेंटर में भी थोड़ी उथल पुथल रही है, लेकिन कुछ 2 पार्टियों ने अच्छा शासन किया, बाकी का उथल पुथल में रहा है। स्टेट्स में बहुत चेंजेस रही हैं पार्टियों के, तो अपनी पार्टियों की एनालिसिस करें और उनको लगता है कौन सी उनकी विचारधारा को मजबूत कर रहा है, उसको अधिकार है, उनको वो राइट टू वोट है। सर जी आप बताएं, 22 वाला पूरा मामला आपने भी देखा, आप भी लगातार सामाजिक चिंतन की बातें कर रहे हैं, लगातार लेख लिख रहे हैं, अपनी वक्तव्य से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। ये 22 प्रतिज्ञाओं को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि इस 22 प्रतिज्ञा का जो बहुजन मूवमेंट जो उठ रहा है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और जबकि 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ प्रतिज्ञा का मामला नहीं है, यह हिंदू संस्कृति का मामला है, हिंदू सभ्यता का मामला है। और जब ये 22 प्रतिज्ञाएं घर घर जाएगी तो उनकी हिंदू संस्कृति जो परंपरा रीति रिवाज है वो डिस्ट्रॉय होगी, तो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एक प्रकार से उनका धर्म विनष्ट की ओर जाएगा। इसलिए उसको ज़्यादा तोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित हिंदू धर्म का खतरा बताकर, सर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित हिंदू धर्म को खतरे में लाकर या उसको खतरा दिखाकर भय की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्कुल की जा रही है। देखिए मैं ये बात मानता हूँ, जिसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की टॉप क्लास एग्ज़ाम हो सिविल से, तो वो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है? उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे राइटर्स की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और उन राइटर्स की बुक में से कंक्लूजन निकाल के जो आप आंसर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका आंसर फाइनल आंसर होता है, उसी पे आप टॉप करते हैं, उसी पे आपको सर्विस। ऐसे ही बाबा साहब की जहाँ तक बात है, बाबा साहब की आप बुक्स पढ़िए, और बुक्स पढ़ने के बाद आपको कंक्लूजन पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। जब तक बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, और मैं कहता हूँ बाबा साहब ने इतनी बुक्स लिखी हैं, उतनी बहुत ज़्यादा भी न पढ़ो, तो कुछ सिलेक्टेड बुक कोई भी पढ़ लो, कोई भी उनके 40 वॉल्यूम में से वो कोई बुक्स पढ़ लो, और भी उनकी जो बुक्स हैं उनमें से पढ़ लीजिए। उसी में आप ऑटोमेटिकली कंक्लूजन निकाल लेंगे कि आपको क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसके लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी से तो सुना करके क्या कहना है क्या सुनना, वो तो फिर अपना इंडिविजुअल होता है, उसका कोई विवेक वो बेसलेस होते। तो बेस के साथ अगर बात रखनी है तो बाबा साहब की बुक्स को पढ़िए और बाकायदा उसका आप रेफरेंस दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, राजेंद्र पाल को भी अगर उनके पास ऐसा कुछ था तो उनको, अगर उन्होंने राजेंद्र पाल जी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने क्यों कही, इस बात का उनको देना चाहिए।
अगर वो देते हैं तो फिर चैलेंज किया जाए उस बुक पे क्यों लिखा है। अब चैलेंज करने के बाद जो निर्णय आएगा वो उनको राजनपाल जी को झेलना होगा, समझना होगा। तो साथियों, हमेशा हर मंच पर ये बात कही जाती है कि आप बाबा साहब को पहले पढ़िए, जानिए, उसके बाद बाबा साहब को मानिए। लेकिन उसके इतर हो क्या रहा है, पहले हम बाबा साहब को मान रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जान रहे हैं और पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। कविंदर सिंह जी की बात से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बाबा साहब ने कहाँ क्या लिखा है, उस कोटेशन को कोट करते हुए अपने वक्तव्य नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वर्तमान में आपको कानूनी पचड़े में लपेटा जा सकता है। जिस तरीके से और दूसरे समाज सेवियों को, राजनीतिज्ञों को और वक्ताओं को ये राजनीति शिकंजे में कसने की कोशिश की जा रही है। वीडियो के बारे में और हमारे तमाम कर्मचारियों की जो वक्तव्य हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम उस पर सवाल बनाकर आगे पुनः इन लोगों से उस पर मंत्रणा कर सकें। मैं हूं मनोज अंतानी, पटना से, अपने सहयोगी रणवीर के साथ। धन्यवाद।